3 चीज। बचपन से 1 साल की 2 साल की बच्ची है, वहीं से हम शुरू कर देते हैं और वो हमेशा चलता आता है। वो लड़कियों के अंदर एक इनबिल्ट वो थॉट प्रोसेस रहता है कि हमको सुंदर होना, नहीं तो फिर दुनिया में कोई जगह ही नहीं है हमारा। ओके मैडम, आपसे पूछना चाहूँगा इसमें कि जब समाज में इस तरह का सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसमें हम बचपन से डिफाइन कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, स्पेशली वुमेन, और आज की डेट में मैं देखता हूँ मीडिया में भी इस तरह का है कि एक सुंदरता का इवन आईब्रो का भी सेटअप एक डिफाइंड है और उसके हिसाब से तय हो रहा है कि कौन मॉडर्न है कौन नहीं है, सोशल मीडिया के हिसाब से एक बार बात करूँ तो। ऐसे में हम जिस समाज में रह रहे हैं जो इस तरह के दो अलग अलग तरंगों में घूम रहा है और जो बात प्रज्ञा कर रही है, इनके बीच में तारतम्य कैसे बिठाएं हम लोग, इसके बारे में हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करें कि भाई हमने तो बचपन से सीखा है, हम तो एक तरह से टाइप्ड हैं इसके लिए। अब अगर हमको इसका रियलाइजेशन है फिर भी अननोइंगली इंट्यूटिवली हो रहा है ये मेरे से, ऐसे में मेरे पास क्या रेमेडी है? मैं थोड़ा देर से आई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और मैं 2-3 ही बात आपकी सुन पाई, जिसमें जो कल से एक आपसे जब बात हुई उसके बाद एक बात मेरे हमेशा विक्टिम शब्द ही अपने आप में बहुत चोट पहुंचाने वाला है और हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल है। हम सभी महिलाओं को रिप्रेजेंट करके कहते हैं हम सब विक्टिम हैं। आज के भारत के इस परिदृश्य में हम सब विक्टिम हैं और वो बस ये अलग बात है कि कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा, कोई डिफरेंट टाइप के घाव जो है वो हम लोग को छल्ली किए हुए हैं, हम लोग तक पहुँचे हुए हैं। हम जब से जन्म लेते हैं तब से, और शरीर ही हमारा केंद्र बिंदु। हम जन्म लेने के साथ ही पहला जैसे कि स्त्री जन्म लिया है, वहीं से हमारा केंद्र बिंदु शुरू हो जाए, वहीं पर हम केंद्र में आ जाते हैं कि वहीं से शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि गोरा, काला, लड़की, ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं और वही जो है हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हम सब उससे कैप्चर होता रहता है और वहीं से बाइफर्केशन हो जाता है कि तुम लड़की हो तुमको ये करना है, तुम लड़के हो तुम ये करना है। तो तुम लड़के हो तुम्हें ये करना है, वो जो करना उनको जो छूट दी जाती है कि भाई तुम्हारे लिए ये, यानी हमारे इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है कि आप हंस नहीं सकते, आप रो नहीं सकते, जो कि लड़कों के लिए वो जो उनका सोशलाइजेशन है, वो जो उनका सोच हम डेवलप करते हैं, यानी हम उनको एक तरह से छूट देते हैं कि तुम कुछ भी करने के लिए, कि अगर कोई भी अभी स्टेटमेंट्स आप लोग रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, छोटे कपड़े, हमेशा छोटे कपड़ों पे बात होती है कि क्राइम होने का एक कारण है छोटा कपड़ा, उससे हम लड़कों के इमोशंस हैं वो उभर जाते हैं और वो इस तरह का क्राइम करते हैं, या एसिड अटैक करते हैं, या लड़कियों को छेड़ते हैं, क्यों, या मार देते हैं, चाकू घोंप के मार देते हैं, क्यों भाई? हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं तो वाई आर यू नॉट? तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर एक लड़की ने, तुम रोज 10 लड़कियों को ना कहते हो कोई बात नहीं, हम एक लड़की ने तुम्हें शादी के लिए मना किया तो तुम चाकू मार दोगे, तुम एसिड फेंक दोगे? एक लड़की, तुम दिन भर ट्रेन में भी जेंट्स मेन जो है पीपल वो लुंगी बदल लेते हैं, सामने कपड़े बदल लेते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक लड़की छोटा कपड़ा पहन के जा रही है तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो सोच है हमारा, और ये सोच हमें जो है इसको बदलना है और इसके लिए हमको सारे एफर्ट करने पड़ेंगे हमें, और वो सोशलाइजेशन हमको अपने घर से करना पड़ेगा। एज ए सोशियोलॉजिस्ट घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम अपने लड़के को ये कहते हैं कि भाई ठीक है वो कुछ भी करके आ रहा है, हमको अपने लड़के को कहना पड़ेगा ठीक है, लड़ाई, मार, झगड़ा, क्रोध सब तुम अपना करते हो, वो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन अगर लड़ाई करके आओ तो कोई बात नहीं। मैंने भी अपने बच्चे को कह रखा है, तुम सीटी बजा के कहीं आओगे और किसी लड़की को छेड़ के आओगे तो मैं तुम्हारी मान। उस दिन मेरा सोशलाइजेशन फेल है, उस दिन मैं एज अ मदर फेल्योर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे लड़का ये काम करके आता है तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हम कहते हैं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों भी नहीं कर सकता? तुम्हारा बेटा क्या लड़का नहीं है? या तुमने उनका पालन पोषण किसी समाज के दूसरे तरीके से किया है? नहीं। हम लोग, आप एकदम सही कह रही हैं, मैं भी साउथ में जाती हूँ, मेरे बच्चे भी साउथ में, हम वहाँ को अपने को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। वहाँ हम नहीं देखते कि कोई भी हमें पलट। यहाँ अगर एक अच्छी लड़की गई, जो शो कॉज अच्छी लड़की,
गोरी सुंदर अच्छी लड़की, तो आप उसको पलट के नहीं देखना, तो आप कहते हैं वो किस लिए तैयार। अरे भाई हम बिंदी लगाए हैं, हम अभी निकाल के फेंक देंगे, या हम अपनी मर्जी से लगाएंगे। हम अपने पति को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिंदी नहीं लगा रहे, हम तैयार होंगे, हम अपने लिए तैयार होंगे, हम अपने किसी भी दूसरे को रिझाने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन उनका ये सोचना है कि लड़कियां तैयार होती हैं हमारे, हम उनको कुछ भी बोल सकते हैं, हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, पर नो स्टॉप, अब वो समय आ गया। और यही कारण, और किसी भी महिला का कानून पे विश्वास नहीं है, और अगर कानून बना है तो हम लोग, हमारे बच्चे इस पे स्टडी भी करते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं। हमारे लिए कानून बना है, लेकिन आज अगर हमसे कहा जाएगा कि जाओ फादर मदर की डेथ हो गई है, जरा प्रॉपर्टी में बंटवारा करा लो, तो 50% या 95% लड़कियां नहीं जाएंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि अपना मायका बिगाड़ना, अपने भाई से लड़ाई करना नहीं चाहती, और दहेज ले लेंगी खुशी खुशी। हमारी लड़कियों ने एक्सेप्ट किया है कि दहेज लेना वो चाहती है, यानी आप अपना अपमान स्वयं कराना। तो अब समय वो आ गया है कि हम लोगों को अपना सम्मान, जैसे आपने बॉडी शेमिंग का विरोध करते हुए, बॉडी शेमिंग ही तो हम कहेंगे, हर समय जो बातें होती हैं शक्ल पे, कलर पे, हाइट पर, तो हमको उसका विरोध करना पड़ेगा खुलेआम, और विरोध करते हुए हमको जो लॉज है उनको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमको उसका विरोध करना है, उसको रोकना है। क्योंकि हम लोग अगर हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तो कानून हमारा कोई हेल्प नहीं करेगा। कानून क्या कर रहा है, हम लोग रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन हम जब अपने कानून, हमें स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करते हुए इन चीज़ों का विरोध करना पड़ेगा। और सब आम जनता को, ये नहीं कि आप वो मेरी लड़की नहीं है, उसको लड़के ने छेड़ा तो हम दाएं से चले गए, नहीं, आपको रुकना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें डाइवर्जन करना चाहूँगा, बिल्कुल। शुभेंदु का पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा। यहाँ पे सभी लोग पेरेंट्स हैं, और कुछ लोगों के बच्चे एडोलसेंट स्टेज में हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। आज की सिचुएशन में जो चूँकि आप उस वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो इंक्लूजन की रिक्वायरमेंट है और एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, दोनों को मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे आप लोगों की परमिशन से, कि ये जो इंक्लूजन की कोशिश है इस वर्ग के बच्चों में आज की डेट में कैसी काम कर रही है। क्योंकि दो बातें जो मैं कह रहा था, जो अलग अलग तरंगे चल रही हैं समाज में, एक सोशल मीडिया का लेवल चल रहा है, एक हमारा सामाजिक लेवल भी चल रहा है। ऐसे में आप इस जनरेशन को एज अ अध्यापक क्या देखते हैं, क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, और आपको क्या लगता है कि बेहतर सोल्यूशन क्या काम कर रहा है? Basically, I will be speaking as the representative voice of BHU Junoon and all the teachers who are sitting here. हमारे समाज में जो है वही स्कूल में है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। जैसे मैडम ने बताया कि आज भी पुरुष की मर्दानगी योनि केंद्रित है और महिला की शर्म भी योनि केंद्रित है, और ये कहना कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर असहमति अपनी दर्ज करूँगा, आशा है आप स्वीकार करेंगे उसको। ये कहना कि साउथ और नॉर्थ का कुछ फ़र्क है, बेसिकली वो एक सुपरफिशियल लेवल पे सिर्फ फ़र्क है। मैं साउथ की मूवीज़ को बहुत क्लोजली देखता हूँ, ऑब्जर्व देखता हूँ, और उनकी माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वहाँ भी मेल को एक प्रेरोगेटिव मिला हुआ है कि वो खास गुड लुकिंग नहीं भी है तो वो हीरो है, बट व्हेन यू हैव टू हैव अ हीरोइन, ही शुड बी अ नॉर्थ इंडियन ब्यूटी लाइक तमन्ना भाटिया, एंड शी विल बी द मिल्की ब्यूटी और द पोर्सलिन ब्यूटी। उनके जो कन्वेंशनल सेंसिटिविटीज हैं ब्यूटी के, उससे वो अलग होते हुए भी, सिंस शी इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज अ ब्यूटीफुल वुमन, तो हमें नॉर्थ में जो ये प्रॉब्लम दिखती है, जो बहुत ब्राज़न वे में दिखती है, साउथ में बहुत सटल वे में दिखती है। दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट आई फील। साउथ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, शायद वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है, सो दे आर एबल टू हाइड देयर हाइडियसनेस इन अ काइंड ऑफ डिफरेंट वे। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हमारे स्कूल्स में आज भी स्टीरियोटाइप्स के ऊपर बात नहीं होती। आज भी एक टीचर भी, कई बार क्या होता है, कोई लड़का एग्ज़ाम में कम नंबर पा गया तो टीचर को अगर लगता है कि ये लड़का
एक प्रॉब्लम हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल इशू क्रिएट हो सकता है, तो उसको कोने में ले जाके बोलेगा अरे यार तुम लड़की की तरह क्यों रोते हो। सो लड़की की तरह रोना मतलब सिर्फ एक लड़की ही रोती है, लड़का तो उसको रोना नहीं चाहिए, या रोता है तो उसकी मर्दानगी को थोड़ी सी ठेस पहुंच जाएगी। सो उसकी वी इन्वोक हिज मर्दानगी कि तुम लड़की की तरह क्यों रोते हो। और ये जो विमर्श है ना, ये विमर्श जो हमारा सबाल्टर्न लिटरेचर है उसमें बहुत गहराई से किया जा रहा है, और सोशियोलॉजी उसका पार्ट है ऑफ कोर्स। तो जो कन्वेंशंस हम लोगों ने ढाले हैं और उसी को हम लोग बार बार रीइंफोर्स करते हैं, उसकी वजह से ये होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। आज हैदराबाद में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा, और बहुत बढ़िया वर्ड था मैम ने यूज़ किया जिसको हम लोग इजीली बोलते हैं विक्टिम, एंड द मेल इज द परपिट्रेटर। बॉडी शेमिंग का एक और एग्जांपल है मैम ये। वी से द वुमेन्स बॉडी वॉज वायलेटेड, उसकी इज्जत चली गई। द मेल हु इज कमिटिंग दैट क्राइम, उसकी इज्जत भी तो चली गई। आज भी जो हमारा प्रीडोमिनेंट डिस्कोर्स है, विमर्श है, वो यही बताता है कि उसके साथ ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं शेम लाइज विद द वुमन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनोसेंस लाइज विद द वुमन। आज भी मतलब मेल जो है वहां पर भी कहीं ना कहीं एक अपनी मचिज्मों को प्रूव करता है, अपनी नेगेटिविटी में भी, अपनी सिन में भी उसकी मचिज्मो प्रूव होती है। एंड ऑफ कोर्स उसका सोसाइटी में ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, रिपल इफेक्ट क्या होता है जब वो एकदम आम लोगों तक पहुंचता है। आपको पता है कि लड़की रात को कम कपड़ों में निकली थी, रात को क्यों निकले, और फिर कुछ पोर्टिफिकेटिंग टर्म्स आ जाते हैं कि अपनी लड़की को दुर्गा बनाओ, काली बनाओ, लेकिन लड़के को उतना ही बिगड़ने दो, वैसे ही सांड की तरह घूमने दो, लड़कियों से बदतमीजी करने दो। तो ये बहुत ईजी वे आउट हम लोग खोज लेते हैं कि लड़के कुछ भी कर सकते हैं। The responsibility and the onus of innocence lies with the woman, or performance of becoming a nari shakti also lies with the women. तो मैं अपने स्कूल लेवल पे और हमारे साथ में जितने टीचर्स हैं, बहुत ज़हीन दिमाग के लोग हैं, सभी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन लेट मी एक्सेप्ट वन थिंग कि उस बायस में, उस फ्रेमवर्क के बायस में हम सब हिस्सेदार हैं। तो हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम लोग कितने सक्सेसफुल हैं, कितने अनसक्सेसफुल हैं, क्योंकि अनजाने में हम सभी उस बायस को अपने अपने तरीके से रीइंफोर्स करते हैं। जैसे एक बायस यहाँ पर प्रेजेंट हुआ था मैम, आई एम वेरी सॉरी टू से, नॉर्थ साउथ का डिवाइड जो था वो भी एक हल्का सा, यू विल डेफिनेटली कम विद दैट। तो वो एक डिफरेंस है कि बेसिकली जो हमारी सोसाइटी का जो बिल्डअप रहा है शुरू से, वो जब प्रज्ञा को हमने इंट्रोड्यूस किया उसको मैं एकदम रैप अप करना चाह रहा था, इनकैप्सुलेट करना चाह रहा था, तो मैंने एक वर्ड कही और प्रज्ञा ने उसको बहुत एक्सप्लेन किया, मैम ने आके आर्टिकुलेट किया। बेसिकली वो है स्ट्रक्चर पेट्रियार्की, उसी पेट्रियार्की के फ्रेमवर्क में ये सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की जो इतनी ज़्यादा ग्लोरीफाइड है, ख़त्म हो जाने के बाद भी वर्किंग प्लेस में भी वो पेट्रियार्की दिखती है, और उसी पेट्रियार्की का अगला स्टेप वर्किंग प्लेस में दिखता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लास सीलिंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किरण बेदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। किरण बेदी वॉज वेरी सक्सेसफुल कॉप, बट शी वॉज डिनाइड द पोस्ट ऑफ पुलिस कमिश्नर बिकॉज शी वॉज अ लेडी। दैट इज अ ग्रेट पॉइंट, आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी, बट ग्लास सीलिंग एक ऐसी सिचुएशन है जहां औरत को पता नहीं होता, समाज को दिख भी नहीं रहा होता है कि औरत को रोका जा रहा है, और फिर भी उसको रोका जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इनहेरेंट डीप रूटेड बायसेस हमारे अंदर हैं कि कुछ काम औरतें नहीं कर सकती हैं, और वो बार बार हमारे एक्शन में रीइंफोर्स होता है। तो एज अ टीचर हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप के ऊपर काम कर रहे हैं आजकल। इनफैक्ट पूरे भारत में जेंडर स्टीरियोटाइप के ऊपर टीचर्स को सेंसिटाइज किया जा रहा है, और जो बॉडी शेमिंग का इशू है वो डेफिनेटली ब्यूटी इज अ कन्वेंशन। एक लड़की जो हिंदुस्तान में सुंदरता के मायनों में फिट आती है, सोमालिया की मिस ब्यूटी अलग होती है। और इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा कि जब एक फिल्म आई थी, कौन सी, मैरी कॉम, तो उसमें मणिपुर के लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था कि प्रियंका चोपड़ा कैसे मैरी कॉम बन सकती है, शी इज सो अगली। आई मीन फॉर देम मैरी कॉम वाज सो ब्यूटीफुल, एंड हाउ कम प्रियंका चोपड़ा बिकम मैरी कॉम। तो ये जो ब्यूटी की कन्वेंशंस हैं वो अलग अलग हैं, लेयर्ड।
कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारी सक्सेस वहीं तक है जहाँ तक हमारी खुद की समझ है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी खुद की समझ अभी बहुत लिमिटेड है। थैंक यू शुभेंदु। अगला सवाल मैं प्रज्ञा से पूछना चाहूँगा। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। दो अलग अलग मसले आए हैं और शायद उस पर और बात होगी, लेकिन ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि इंसान के तौर पे जब हम इन सारी समस्याओं से दो चार होते रहते हैं, एक एग्जांपल ऐसे है कि जो कंपनी इंडिया में आपको फेयर एंड लवली बनाने की बात करती है, वही कंपनी यूएसए में आपको टैन करने की बात करती है। तो ये जो कन्वेंशन है वो कहाँ से आ रहा है ये हमें भी पता है, हमारे ही आसपास से आ रहा है। और ऐसे में हम कैसे मैनेज करें अपने आप को जब ऐसी समस्याओं से दो चार हो। एक पारिवारिक सपोर्ट होना, मैं कहूँगा जितने भी परिवार हैं उनकी अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटी में इमोशनल सपोर्ट अगर अंडरस्टैंडिंग है तो अवेलेबल। फंड्स की क्रंचेस हो सकते हैं, पर ये वो इंसान नहीं बना सकते जिसने ये डिसाइड किया कि हाउ आई एम गोइंग टू फाइट दिस बैटल। ये जो एक्सेप्टेंस चाहिए मुझे, ये डिमांड करने वाला इंसान कैसे जगाया जाए, या कैसे सोचा जाए, या कोई तरीका है इसका, या सिर्फ मनन एक तरीका है? आपको क्या लगता है? मेरा एक ही वर्ड में आंसर है, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ लड़का नहीं लड़की को भी पढ़ाएं, सो दैट कि वो अपनी सारी राइट्स से अवेयर रहे कि अगर उसके साथ बचपन में अगर उसको स्कूल जाने के लिए मना किया गया और उसके भाई को भेजा गया, वहाँ पे वो जवाब दे, उसको पता हो, वो अवेयरनेस उसके अंदर हो कि वो बोले कि नहीं मुझे भी जाना है। वो अवेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए कि उसको पता हो कि कहाँ है, मैं किसको अप्रोच करूँ जो मुझे हेल्प करेगा। वो 16 साल की लड़की से बोला जाए जब उसको लड़के छेड़ते हैं और रास्ते पे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं या कुछ भी उसके साथ उसको लगता है कि कुछ गलत हो सकता है, वो अवेयरनेस उसके पास होनी चाहिए कि उसको कहाँ जाना है, उसको किसको रिपोर्ट करना है और उसको कैसे इन चीज़ों से डील करना है। ऑफ कोर्स कोई इंसिडेंट दस्तक दे के नहीं आएगा आपके पास, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उस प्रिवेंशन का हमको अवेयरनेस होना चाहिए और वो अवेयरनेस सिर्फ एजुकेशन से आएगा। उस लड़के को हमको ये पढ़ाना और ये अवेयर करना ज़रूरी है कि तुम और तुम्हारी बहन इक्वल हो। पेरेंट्स को ये बताना ज़रूरी है कि तुम और तुम्हारी बहन इक्वल है। और हम जब हम वो रूट कॉज क्या है, the right parenting, the right education in the school, when all these things are happening, everything will fall under place. मैडम, डॉक्टर रीता सिंह, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा और पर्सनलाइज लेवल पे जाना चाहूँगा मैं। एक बड़ी समस्या है हमारे समाज की कि हम लोग पर्सनल लेवल पे जब ऐसी समस्याएं होती हैं तो मुझे कैसे बात करनी चाहिए हमें शब्द नहीं मिलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, हमें शब्द नहीं मिलते हैं। तो एक समाज तो बहुत बड़ा यूनिट लेवल हो गया, पर इवन इन फैमिली, इवन इन क्लोज ग्रुप फ्रेंड्स, मतलब ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में, वो रिलेशनशिप फेलियर हो, वो किसी की डेथ हो, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो, इन सब में लोगों के पास शब्दों की कमी हो जाती है, व्यवहार की कमी हो जाती है, काइंड ऑफ स्टोन, तो लोग अवॉइड करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे में जो क्लोज ग्रुप के या एक्सटेंडेड ग्रुप के भी लोग हैं जिनका इंटरेक्शन होता है ऐसे लोगों से, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए? एक्चुअली इस सोसाइटी में ही सभी का जो अपब्रिंगिंग है यहीं पर होता है, तो हर आदमी किसी भी खराब चीज़ से, किसी भी कठिनाई से अपने को अलग रखना चाहता है, सेल्फ सेंटर्ड, जिसका नतीजा है कि आज लोग खुले आम क्राइम कर रहे हैं। अगर एक्सेप्टेंस ही हो जाए, चाहे वो महिलाओं में ही क्यों ना हो, हम लोग लॉ का एक्सेप्टेंस हमारे में नहीं है। जैसे हम कहते हैं कानून की स्वीकार्यता,
अगर हमें ही कोई छेड़ता है तो थोड़ा बहुत छेड़छाड़ को हम सोचते हैं कि ये उनकी आदत है, जाने दो, अवॉइड करो, पर नहीं, एक बार जब आप स्टॉप करेंगे तो उसको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कि समाज का हर पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है, बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से आपके साथ देने वाले हैं, बहुत से एंजॉय करने वाले हैं। तो आप जब आगे बढ़ के बोलेंगे, आप जब उसको कहेंगी, तब आगे बढ़ के कोई हेल्प करेगा। नहीं तो क्या है, ऐसा एटीट्यूड भी हो गया है कि एक डिस्टेंस मेंटेन किया है कि भाई हमारी फैमिली सेंटर्ड हो जा रहा है, हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाए। तो हमको पहले तो स्वीकार करके उसको हमको बोलना पड़ेगा, अपने राइट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा, अब वो समय आ गया है, आप इधर 2 दिन के अगर आप न्यूज़पेपर, आप सोशल मीडिया को अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि हर आदमी ये कह रहा है कि कोई भी घटना अगर घटती है तो उसमें हम सबको आगे बढ़ के साथ देना पड़ेगा। और आपको ये पता है कि ये एक टैबू था कि हम लोग हर क्राइम का, जो हर कोई अपराध जो हो रहा है उसके जिम्मेदार लड़की को ठहराते थे, लेकिन निर्भया कांड के बाद से वो टैबू बदल गया। हम लोग कहते थे कि फलां ने हमको छेड़ा तो हमारे ही माँ बाप कहते थे चुप रहो चुप रहो चुप रहो। अब नहीं है, अब रेप जैसा शब्द जो कि छुप छुप के बोला जाता था, वो शब्द अब चौराहों पे बात हो रही है रेप की। अब वो रेप शब्द खराब है, जो अपराधी है वो खराब है, लेकिन जो जिसके ऊपर ये घटना घटी है उसकी क्या गलती है। हर लड़की ये जानती है कि एक भी जर्रा और एक भी सेकंड उसका अपना नहीं इस दुनिया में। हर किसी सेकंड, अभी मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ खड़े हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। किसी को मेरी बात नहीं पसंद आई, उसको नहीं पसंद है, इसलिए वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। पर अगर इसका हम सब लोगों के पास अब इलाज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। बात बस वही आ रही है, हम लोग उसी पे घूम के आ रहे हैं, साउथ और नॉर्थ वाली जो बात ये है कि एजुकेशन, अपने आप सच बात है कि एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है। एजुकेट करना हमारी ड्यूटी है। समाज के हर मेंबर को, पेरेंट्स हैं वो अपने घर पर सबको बोले, टीचर्स हैं वो बाहर अपने लेवल पे लोगों को एजुकेट करें कि आपको ये करना है और आपको इसमें आगे बढ़ के काम करिए। और मेरे अपने आप BHU के बच्चे बहुत काम कर रहे हैं, आप लोग उसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि भाई हम अगर एक पेरेंट्स उसको स्वीकार करेंगे, पेरेंट्स अगर सपोर्ट पे खड़े हैं, तो वो बच्चा समाज में कुछ भी बोलने में बैक नहीं होगा, वो आगे बढ़ के बोलेगा। और साउथ में क्या है कि जो हमारा यूथ है, ऐसा नहीं है कि साउथ में रहने मैक्सिमम उत्तर प्रदेश, बिहार यहीं के लोग हैं, है ना, लेकिन वो बच्चे भी अब ये मान चुके हैं कि पुरुष को क्या करना चाहिए, महिलाएं को कोई बाइफरकेशन नहीं है। पुरुष का काम ये है, महिला का काम ये है, पुरुष को ये करना है, महिला को ये, नो बाइफरकेशन, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जिसको जो अवसर मिलता है वो करता है, यानी वो एजुकेटेड भी है और वो इस चीज को स्वीकार करके चल रहे हैं। तो इसी स्वीकारिता की हमें जरूरत है। मैडम, ये जो सवाल था, ये सिंपैथी और एम्पैथी का जो डिफरेंस इन्होंने अपनी बातों में कहा था, उसके पर्सपेक्टिव से था कि आप मुझे ये ना कहें कि अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, एकदम अरे ये वाला जो एटीट्यूड है वो सिंपैथी है और वो कहीं हेल्प भी नहीं करती है। नहीं, हम बस इस पे एक बात कहना चाहेंगे, आई एम विद यू, सिंपैथी के साथ नहीं। कल को जब मेरे साथ ऐसा होगा तो आप भी मेरे साथ रहिएगा, हम सब साथ हैं। That's it. एग्जैक्टली। और आपको इसके लिए एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ये दिखाने के लिए कि अच्छा मुझे तुमसे सिंपैथी नहीं है, मुझे एम्पैथी है, या ऐसा कुछ भी नहीं। यू जस्ट बी विद देम, दैट्स ऑल एनीवन वांट्स। आपका किसी में घर में कोई घटना हुई हो या आपके किसी लव्ड वंस के साथ कुछ भी हुआ हो, आप वो चिल्ला के नहीं कहते कि मतलब मैं विक्टिम हूँ या मैं मतलब ये बुरा हो गया या ये ऐसे हुआ। बस आप उनके साथ रहिए, बस उनको जब मिलिए एक स्माइल के साथ ग्रीट करिए, दैट्स ऑल एनीवन वांट्स। उससे ज़्यादा और कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने, साथ ही बहुत होगा। जी, ये सवाल इसीलिए मैंने पूछा था क्योंकि बहुत लोगों से बात करते हुए मैंने ये नोटिस किया था कि लोग इस समस्या से दो चार होते हैं कि हम बोलेंगे क्या, कहेंगे क्या, और बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। हाँ, सॉलिडेरिटी भी एक चीज़ होती है, वो वाले पर्सपेक्टिव। थैंक यू। और सर, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो अगर आप
का जो आई एम विद यू रहेगा ना, हम लोग साथ हैं, अगर ये मेरे से कंफर्टेबल होंगे और हम इनसे कंफर्टेबल होंगे, हमारी बातें अपने आप इनके दिल तक पहुंच जाएंगी। तो हमारा कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, वर्ड शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, थैंक यू मैम। सो क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से कुछ, शुभेंदु? जो क्राइम्स हो रहे हैं या जो भी स्टीरियोटाइप्स के रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें जो सारी बात का आखिर में तर्जुमा था वो था कि रिहैबिलिटेशन कैसे हो। तो रिहैबिलिटेशन अगेन कैसा वर्ड है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, एम आई यूजिंग द राइट वर्ड और नॉट, लेकिन चलिए फॉर द सेक ऑफ एब्सेंस ऑफ अ वर्ड रिहैबिलिटेशन वर्ड यूज़ करता हूँ कि किसी के साथ ऐसा होता है तो रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है लाइफ को, फिर से रिबिल्ड करना पड़ता है। रिबिल्ड करने के लिए जो बात प्रज्ञा ने कही कि एजुकेशन अपने आप में सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड है। इट अलाउज यू टू मेक एम्पावर्ड चॉइसेस ऑफ कोर्स। और एजुकेशन में जो मेरी अपनी कंटेंशन थी आप लोगों के साथ, वो नॉर्थ एंड साउथ की बात पे मैंने कहा कि चूँकि मैं भी थोड़ा साउथ को समझने की कोशिश करता रहता हूँ, नॉर्थ को मैं रहता हूँ, ये एक्चुअली पैन इंडिया प्रॉब्लम है। जो पेट्रियार्की है या दूसरे जो भी माइंडसेट्स हैं, सबसेट्स हैं उसके, वो पैन इंडिया प्रॉब्लम है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। ग्लोबल प्रॉब्लम तो है ही, हाँ, दैट्स व्हाई आई सेड ब्यूटी इज़ अ कन्वेंशन, और दूसरे स्टीरियोटाइप्स तो हैं। तो एक तो कोई नारी मूवमेंट से एज सच क्या होता है कि कोई मूवमेंट आप चलाते हो तो उसका काउंटर मूवमेंट आ जाता है। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कोई मास मूवमेंट चलाते हो मल्टीमीडिया पे कहीं और, तो उसका काउंटर मूवमेंट उतना ही वेहमेंस के साथ वापस आता है, तो वो तरीका नहीं है। बट यस, सोसाइटी में अपने बच्चों को शुरू से बताना है, लड़कों को बताना है, लड़कियों को बताना है कि वेयर यू आर इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और अगर कुछ हो गया, जैसे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं 11th-12th के बच्चा, मतलब उसके साथ कोई भी ट्रेजेडी ऐसी हो गई तो सिंपैथी और एम्पैथी के बियॉन्ड भी जो एक है कि एक ऐसा मैकेनिज्म हो जहाँ पे बच्चा नेचुरली कंफर्टेबल फील करे, और वो ऐसा स्पेस बने, और वो स्पेस एजुकेशन से ही बनेगा आई गेस। और वो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ऑफ कोर्स एजुकेशन से ही अवेयरनेस है, लेकिन वो स्पेस बनाना उस हर इंसान के आसपास बहुत ज़रूरी है जहां वो बहुत कंफर्टेबल फील करे। यस, एंड एजुकेशन की जब शुरुआत करते हैं तो आई बिलीव बीइंग अ लिंग्विस्ट वी कैन स्टार्ट विद द चॉइस ऑफ वर्ड्स। हर लेवल पे क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स हमारे हैं वो हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करते चलते हैं। भाषा ही अभिव्यक्ति है। तो मेरे ख्याल से तो एजुकेशन और एक ऐसा सेटअप जहाँ पे एक कंफर्ट जोन, जहाँ आपको पता है यू कैन फॉल बैक ऑन, यही सोल्यूशन है। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू प्रज्ञा? मुझे लगता है कि कम्युनिटी सर्विसेज जो है, जो हम एक बहुत स्कूल लेवल से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जहां हम अपने बच्चों को अवेयर करा सकते हैं कि आप यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ योर कम्युनिटी। तो जहां बच्चे जाएं और अपना सर्विसेज दें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो वहाँ से बच्चों का एक गिविंग जो एक गिविंग नेचर होता है, वो उसको हम डेवलप करते हैं कि यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो एक कम्युनिटी सर्विसेज जो मुझे लगता है वो एक ज़रूर होना चाहिए, जो बहुत लैक करता है। मतलब बच्चे हैं तो उनको लगता है हम ये कचरा क्यों उठा लें, ये हमारे घर में तो नहीं गिरा हुआ है, या रोड पे है, ये स्कूल में है तो वो झाड़ू वाली ही साफ करेगी, हम क्यों करें। तो अगर मेरे बच्चे अगर आसपास भी कहीं कचरा गिरा होता है तो दे प्रेफर टू क्लीन इट देमसेल्फ रादर देन आस्किंग समवन टू डू दैट। तो वैसा एक बच्चों में वो डेवलप ज़रूर करना चाहिए कि अगर वो चीज़ डेवलप होगा कि हम हेल्प करें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो हर एक इंसान एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, और हर एक इंसान एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हमेशा दिल भी देर। तो आई बिलीव कि वहाँ
भी ज़रूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जो नॉर्थ और साउथ का डिवाइड था उसको मतलब जो उसको रिकंसाइल करेंगे हम लोग। नॉर्थ में हम लोग क्या करते हैं, हमारी सारी एनर्जी लग जाती है मंदिर बनाने में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाने में, एंड वी काइंड ऑफ ट्रांसेंड आवर दिस लाइफ्स वर्क टू अनदर लाइफ। सारा कुछ मोक्ष के लिए करते हैं और उस पर हम लोग फिर करेंगे, बहुत डिबेटेबल है। अच्छा, साउथ में ये फर्क मैंने देखा है कि लोग इसी जीवन में काम करना चाहते हैं, इसी जीवन के लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसी जीवन के लिए काम करें। हमारा हाँ, हमें इसी जीवन के लिए काम करना चाहिए ताकि अगले जीवन में नेचुरली मोक्ष मिल जाए, अलग से कुछ कोशिश ना करनी पड़े। मैम आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक कंक्लूडिंग रिमार्क देने के लिए। काफ़ी बातें हो चुकी हैं, बस हमको हमारा अपने तरफ से ये रहता है कि सबको अपनी बातों को कहना चाहिए, जैसे आपने कहा, मैंने कहा, आपने कहा, और हम लोग दूसरे को उसको सुनना और सहना चाहिए। और ख़ास तौर से मेरे लिए विमेंस के लिए रहता है, मैं जितनी जगह एम्पावरमेंट और विमेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बात करने जाती हूँ, शायद मेरे स्टूडेंट्स भी एक दो यहाँ हैं वो जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं लड़कों की तरफ से बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम बाइफर्केशन करते हैं तो लड़कों पर हम इतना बोझ डाल देते हैं कि तुम्हें जॉब करना है, तुम्हें कमाना है, परिवार को खिलाना है, और लड़कियां चुपचाप सुनती हैं। तो बस हम 2 लाइन बोलना चाहते हैं कि इरादे कर बुलंद, तू रहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़कर कुछ कहना शुरू करती तो अच्छा था। हमको बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, परचम बना लेती तो अच्छा था। परचम तक हम नहीं जाते हैं क्योंकि फिर वो विद्रोह की बात हो जाती है, इसलिए कहेंगे बस कि ये मेरा है, ये एजुकेशन राइट मेरा है, फैमिली में प्रॉपर्टी मेरी है, माँ मेरी है, पिता मेरा है, घर भी मेरा है। ये हमें अपना मांगना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक्स अ टन पीपल। एक जुनूनी बात हुई और ये जुनूनी बात का पहला सेशन था और इसमें प्रज्ञा आई हमारी रिक्वेस्ट पे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर रीता सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़े ही कम टाइम में हमारी रिक्वेस्ट को इन्होंने एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आ गई। I love you, Junoon.